ओके, सो बच्चों कल हमने बात किया था प्लास्टिड की। उसमें एक टॉपिक बाकी था जिसका नाम था क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं एनसीईआरटी से, उसी की हम बात करेंगे। देखिए, मैं शॉर्ट में पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा। सबसे पहले एक चीज़ याद रखना, क्लोरोप्लास्ट जो रहता है इसके अंदर पिगमेंट रहते हैं। क्या रहते हैं बेटा? उसका नाम है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसका मतलब कौन से पिगमेंट रहेंगे इसमें? क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट रहेगा। कौन सा पिगमेंट? दैट्स व्हाई दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। दे परफॉर्म। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। मतलब कौन सा? एंड क्लोरोफिल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन मतलब ये खाना बनाता, किचन ऑफ सेल। ठीक है? हाँ सर, समझ में आया। दूसरी बात, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है। इसलिए इसको भी हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस। मतलब सर, क्लोरोप्लास्ट खुद पे 50% डिपेंड है और 50% सेल पे डिपेंड है। क्योंकि ये सेल है बेटा, ये सेल है और सेल के भीतर ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए है, इसलिए क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये खुद पे 50% डिपेंड है। 50% का मतलब मैंने क्या बोला? सेमी ऑटोनॉमस है। हाँ सर। उसके बाद मैं दो चीज़ें बोलूँगा, ये आप एनसीईआरटी से लिख लेना। एग्ज़ाम में क्लोरोप्लास्ट के शेप आते हैं, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट का मेजरमेंट। मतलब क्लोरोप्लास्ट की साइज़ आती है। समझ में आया? लिखा है एनसीईआरटी में, एक बार पढ़ लो क्लोरोप्लास्ट के कौन कौन से आकार है। तो देखा है क्या आकार? कौन कौन से आकार है? लेंस है, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वाइड, रिबन। साइज बोलो, लिखिए क्या साइज? लेंथ कितनी है? 5 to 10, विड्थ 2 to 4। इज दैट क्लियर? उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के नंबर, मतलब एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट, एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट। अब नंबर डिपेंड करता है, दो एग्जाम्पल दिए हैं एनसीईआरटी ने। एक क्लैमिडोमोनास, और दूसरा है नॉर्मल सेल, नॉर्मल प्लांट सेल। बेटा क्लैमिडोमोनास में रहता है सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट। क्लैमिडोमोनास में कितना क्लोरोप्लास्ट? ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट। और नॉर्मल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट रहते हैं? 20 से 40। 20 से 40। ये नंबर PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन आया था PYQ से, मतलब ये नंबर से। क्लैमिडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल नॉर्मल सेल। हाँ, ये याद थोड़ा मैं इसे लिख के दूंगा। नॉर्मल प्लांट सेल का मतलब है बेटा लीफ वाले सेल, और लीफ में कौन से सेल रहते हैं? मेसोफिल। नाम सुना है क्या? मेसोफिल सेल कहाँ रहते हैं बेटा? इन लीफ। लीफ में रहते हैं मेसोफिल सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा रहता है, 20 से 40 रहता है नंबर। ओके। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई।
अब हम क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम देखेंगे। ये क्या हुआ इसको, बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम के बारे में। कल अपसेट होती का वैभवी, लेट आली होती का? ओके हो गया। देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। सर क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, इसको मैं बोलूँगा आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये जो है उसके बीच वाली स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ से इतने कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से आएंगे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 कंपार्टमेंट थे, याद है ना? कितने कंपार्टमेंट थे? हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम है। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जो होती है इनर मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? इसके भीतर होता है बेटा मैट्रिक्स। यहाँ होता है मैट्रिक्स। तो यहाँ मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे हम, यहाँ बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया का नाम क्या है? स्ट्रोमा। और ये मैट्रिक्स वाली भाषा कहाँ पे आई थी? एम फॉर मैट्रिक्स, एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। और ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा में क्या क्या है उसकी चर्चा करेंगे। बेटा ये जो स्ट्रोमा है ना इतना बड़ा, इस स्ट्रोमा में सबसे पहले होता है, इसमें होता है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। कौन है स्ट्रोमा के अंदर? डबल स्ट्रैंडेड। कल बोला था ना मैंने डीएनए में कितने स्ट्रैंड है, और ये नेचर कैसा है? ये ऐसा सीधा है कि सर्कुलर है? सर्कुलर डीएनए। उसके बाद 70s राइबोसोम। कौन सा राइबोसोम? एंड सम आरएनए। ये तुझे मिलेगा स्ट्रोमा के अंदर। इसके अलावा स्ट्रोमा के अंदर और एक चीज़ पाई जाती है। सर कौन सी? बेटा स्ट्रोमा के अंदर पाया जाता है एंजाइम। क्या पाया जाता है? और ये जो एंजाइम होते हैं ये रोल प्ले करते हैं इन डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन क्या है सर? हाँ, जरा याद कर चैप्टर को, फोटोसिंथेसिस। उसमें 2 रिएक्शन थी, शुरू में लाइट रिएक्शन, बाद में। तो ये डार्क रिएक्शन वाले एंजाइम यहाँ रहते हैं स्ट्रोमा में।
डार्क रिएक्शन में क्या बनता है सर? बेटा डार्क रिएक्शन में क्या होता है पता है क्या? डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है? CO2 फिक्स करके, याद है आपको C3 साइकिल? कभी पढ़ा केल्विन साइकिल? नाम सुना है? तो वाचलाय का चॅप्टर फोटोसिंथेसिस? काहीच नाही, शून्य, थोड़ा वाचला है। तो जिनको नहीं पता इधर बताऊंगा मैं। स्ट्रोमा में क्या रहते हैं, ये कहाँ रोल प्ले करते हैं? अब जिनको डार्क रिएक्शन नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना याद रखो डार्क रिएक्शन का मतलब है CO2 से क्या बनाओ, ये होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तुझे ऐसा स्टॉक मिलेगा कॉइन जैसा, मतलब एक कॉइन्स का बिल्डिंग मिलेगा। हाँ, ये जो दिख रहा है तुझे कॉइन की बिल्डिंग, ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा ग्रैनम। सिंगल का मतलब है ग्रैनम। सिंगल माने ये बिल्डिंग का नाम क्या है, और ऐसे मल्टीपल रहे बिल्डिंग्स उसको ग्रैना बोलते हैं। सिंगल बिल्डिंग का नाम ग्रैनम, मल्टीपल बिल्डिंग का नाम ग्रैनम। ओके सर। ग्रैनम क्या है? ग्रैनम एक बिल्डिंग है, इट्स कॉल्ड एज स्टैक ऑफ थैलेकॉइड्स या बिल्डिंग ऑफ थैलेकॉइड। व्हाट इज अ ग्रैनम? इट इज अ बिल्डिंग ऑफ थैलेकॉइड। पता है ये सिंगल येलो कलर कौन है? थैलेकॉइड। सिंगल येलो कलर कौन है? तो ये बिल्डिंग कैसे बनी है? थैलेकॉइड्स। सिंगल सिंगल अपा ये सिंगल फ्लैट का नाम क्या है? थैलेकॉइड। और पूरी बिल्डिंग का नाम क्या है? ग्रैनम। समझ में आया? हाँ सर, क्लियर हुआ। उसके बाद में दो बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज होता है। दो बिल्डिंग को जोड़ने के लिए यहाँ ब्रिज होता है। ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है इसका नाम होता है स्ट्रोमा लैमेली। क्या नाम है? इसका बिल्डिंग का नाम है स्ट्रोमा लैमेली। समझा बेटा? और ये सिंगल यूनिट का नाम क्या है बेटा? थैलेकॉइड्स। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है, लिख सकते हैं आप इसको। अब हुआ नहीं, मुझे थैलेकॉइड को भी एक्सप्लेन करना है, पहले ये डायग्राम बना लो। इसमें यहाँ PYQ आया था, डबल स्टैंड सर्कुलर DNA।
हो गया बेटा, क्लियर है ये? ठीक है, अब जरा गौर कीजिए थैलेकॉइड को, थैलेकॉइड के ऊपर फोकस करो। सुनो बेटा, थैलेकॉइड कैसे होता है देख ले। ये थैलेकॉइड है, ये थैलेकॉइड है, दोनों कौन है? थैलेकॉइड्स। ये थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड्स, और अंदर के एरिया का ल्यूमेन नाम होता है। क्या नाम है? ल्यूमेन। और मैंने क्या बोला था, दोनों के बीच में एक ब्रिज होता है, ब्रिज ड्रॉ किया ना आपने, वो नाम क्या लिखा? स्ट्रोमा लैमेली। नाम क्या लिखा आपने? स्ट्रोमा लैमेली। अब जरा कंसेप्ट को सुन। ये जो मेम्ब्रेन है थैलेकॉइड वाला मेम्ब्रेन, इसके ऊपर रहता है बेटा कुछ चैप्टर, थोड़ा तुझे क्लियर होना चाहिए था। तो उस चैप्टर में तूने नाम सुना था क्या? फोटोसिस्टीम, फोटोसिस्टीम PS1 PS2 ऐसा कुछ था ना उसमें। तो इस थैलेकॉइड, आपने नाम सुना है क्या? फोटोसिस्टीम PS1 PS2, थोड़ा फार ऐकला है का? ठीक है, आप एक काम करो, इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे रहता है PS नाम की सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज फोटोसिस्टीम। पता है दो प्रकार की थी वो, 1 and 2। तो यहाँ पे रहता है फोटोसिस्टीम 2, उसी को लग के रहता है फोटोसिस्टीम 1। मतलब इस मेम्ब्रेन पे कौन मिलेगा तुझे? 2 और 1 मिलेगा। समझ में आया? हाँ। तो ये जो फोटोसिस्टीम है बेटा, इसी के अंदर होता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो रिपीट कर, क्या एड्रेस है क्लोरोफिल पिगमेंट का? ये रहता है सर PS2 और PS1 में, और जो दोनों फोटोसिस्टीम है वो कहाँ रहती है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। क्लियर हुआ? हाँ। और ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे होता है सिर्फ एक ही सिस्टम जिसका नाम है PS1। मतलब ये जो स्ट्रोमा लैमेली है, इसमें एक ही सिस्टम पाई जाती है, कौन सी? PS1। मेम्ब्रेन पे पाई जाती है दो सिस्टम, PS1 और PS2। इस फोटो सिस्टम में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो ऐसा कुछ है। उसके बाद ल्यूमेन को जरा देख ले। हाँ, तो ये जो फोटो सिस्टम दिख रहा है 1 and 2, इसका मेन काम क्या है सर? हाँ बता, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता? दोनों में पाया जाता, 1 and 2 में। और क्लोरोफिल पिगमेंट का काम होता है बेटा लाइट रिएक्शन। क्या काम है इसका? लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन का एक्चुअल एड्रेस होता है थैलेकॉइड्स। लाइट रिएक्शन का एक्चुअल एड्रेस क्या होता है? थैलेकॉइड। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको एक्सप्लेन ये करके दिया। सुनो मेरी बात, जिनको लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन पता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का एरिया का नाम मैंने क्या बोला था? स्ट्रोमा। इसका नाम क्या बोला? और स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? डार्क रिएक्शन, एंजाइम्स की वजह से। किसकी वजह से? एंजाइम। और यही मैंने यहाँ पे वो सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल का नाम क्या है बेटा? इसको उन्होंने क्या बोला था? इस सर्कल को थैलेकॉइड। सर्कल कौन है ये? और इस सर्कल जो है थैलेकॉइड, यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? लाइट रिएक्शन। सर ये सर्कल जो है थैलेकॉइड, इसी में क्यों लाइट रिएक्शन हो रही है? क्योंकि सिंपल सी बात है, सर्कल में क्यों हो रही है लाइट रिएक्शन? क्योंकि सर्कल के पास कौन है बेटा? फोटोसिस्टम। उसमें कौन सा पिगमेंट? और वो ऑब्वियसली क्या करेगा? वेरी गुड, लिख लो उसे।
सर वो क्या लिखा आपने? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। बेटा पानी जो टूटता है ना, वो टूटता है ल्यूमेन के अंदर। सब पढ़ाएंगे हम उस चैप्टर में उसको। पानी टूटेगा, यस पानी टूटता है बेटा, और ये पानी टूटता है ल्यूमेन के अंदर। पानी ब्रेक होता है ल्यूमेन के अंदर। फोटोलिसिस का मतलब होता है सनलाइट के हेल्प से पानी का टूटना, सनलाइट के हेल्प से पानी का टूटना, और होता है ल्यूमेन के अंदर। ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक पढ़ाया, इतना नहीं है अपने आप में एनसीईआरटी में फिलहाल, लेकिन मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि ये लॉजिक आपको उधर लगे। कहाँ? उस चैप्टर में, जब वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब। इतनी बात समझ में आ गई तुझे? इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं। तो लाइट रिएक्शन, व्हाई लाइट रिएक्शन टेक प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन? लाइट रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ रहता है? फोटोसिस्टम में, और वो फोटोसिस्टम कहाँ है? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे। ल्यूमेन में क्या चालू है बेटा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का टूटना ल्यूमेन में शुरू है यहाँ। ओके, तो यहाँ पे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट खत्म हुआ बेटा। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका राइबोसोम। राइबोसोम, अब ये क्या है सुनो। राइबोसोम राइबोसोम जो होता है एक डेंस, डेंस मतलब भरा हुआ, ऐसा डेंस, डेंस नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। डेंस का मतलब ऐसा भरा हुआ, और इस राइबोसोम के ऊपर किसी प्रकार का क्या नहीं रहता? मेम्ब्रेन। ये मैंने मेम्ब्रेन ड्रॉ किया, लेकिन राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन बेटा नहीं रहता। तो ये क्या है? डेंस। राइबोसोम को फर्स्टली ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पैलेट ने। फर्स्टली ऑब्जर्व किसने किया था? जॉर्ज पैलेट ने। एनसीईआरटी में है क्या पैलेट का नाम? इन 1953, इन 1953। सर ये ईयर आ सकते हैं क्या? ईयर बेटा कम आते हैं, ईयर थोड़े कम आते हैं, ज़्यादा ईयर आने के चांसेस कम रहते हैं। अब दूसरी बात, राइबोसोम बना कैसे है? बेटा राइबोसोम बनता है दो चीज़ों से। सर कौन कौन सी? एक का नाम है आरआरएनए। बेटा आरएनए का फुल फॉर्म बता जरा। हाँ, व्हाट इज आरआरएनए? राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए। हाँ, तो राइबोसोम बनता है आरआरएनए प्लस प्रोटीन से, इनके कॉम्बिनेशन से बनता है ये राइबोसोम। सर कैसे? सुन बेटा, अगर मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल के अंदर मैंने एक लाइन खींची, तो ये जो पीले कलर की लाइन है, पीले कलर की लाइन, इसको बोलना आरआरएनए, और जो सफ़ेद कलर का सर्कल दिख रहा है तुझे, इसको तो क्या बोलेगा? प्रोटीन। समझा बेटा? तो राइबोसोम इज मेड बाय टू थिंग, वन इज वो पीले कलर पे, एंड सेकंड इज दैट इज कॉल्ड एज राइबोसोम। राइबोसोम का मेन काम क्या है पता? राइबोसोम को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। व्हाई राइबोसोम इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री? बिकॉज इट्स मेन रोल इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। तुझे पता है, तूने एक शब्द सुना था ट्रांसलेशन, कौन सा? तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। उसमें किसने रोल प्ले किया था? राइबोसोम ने। तो इसका मेन काम है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इतनी बात समझ में आ गई? ओके। प्रोटीन सिंथेसिस इसका मेन काम है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये PYQ है।
चलो लिखून ओके। अब सुनो, राइबोसोम जो रहता है बेटा, अगर इसमें स्ट्रक्चर की बात करूं तो राइबोसोम इज मेड बाय 2 यूनिट्स। राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से बनता है। सर कैसे? एक होता है बेटा बड़ा यूनिट, एक होता है छोटा यूनिट, ऐसे 2 यूनिट रहते हैं। इसको बोलते हैं लार्ज यूनिट, इसको बोलते हैं स्मॉल यूनिट। सो इट इज मेड बाय 2 यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल। इसको मैं एक्सप्लेन करके दूंगा आपको, समझ में आया? इसको लिख लो। राइबोसोम में 2 यूनिट रहते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। और यूनिट अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे समय आया तो अलग होंगे, समय आया तो एक होंगे। मतलब ये ऐसे स्टिक नहीं रहते, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और जब वर्क होता है तब साथ में भी आते हैं। हाँ सर, अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको, ये लार्ज और स्मॉल कौन सी यूनिट है। देख ले बेटा, मैं इस यूनिट की बात करूँगा, मतलब राइबोसोम यूनिट बोल या उसको साइज बोल। एक का नाम होता है ATS और एक का नाम 70S। जो ATS नाम की चीज़ होती है, ये सिर्फ और सिर्फ तुझे मिलेंगे यूकैरियोटिक में। कहाँ मिलेंगी? लेकिन जो 70S है बेटा, ये तुझे मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, ये तुझे मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये तुझे मिलेगा, अभी अभी पढ़ा हमने, क्लोरोप्लास्ट में। 70S कहाँ का रहता? पढ़ा ना अभी अभी, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एस था? क्लोरोप्लास्ट में 70S था। और प्रोकैरियोटिक में कौन सा रहता? प्रोकैरियोटिक का मतलब पता है ना तुझे, बैक्टीरिया। और ATS सिर्फ कहाँ मिलेगा तुझे? यूकैरियोटिक में। अब इसे मेरी बात को गौर से सुनना। ATS जो होता है बेटा वो ऐसे होता है, ATS जो होता है ना वो ऐसे होता है। इसको बोलते हैं लार्ज यूनिट एंड स्मॉल यूनिट। ये ATS हुआ। सेम केस 70S है, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट। समझ में आया? इसका जो लार्ज यूनिट होता है बेटा ATS, इसको मैंने कॉमनली बोला ATS, इसको मैंने कॉमनली बोला 70S। लेकिन जब ये अलग हो जाते हैं, जब ये अलग हो जाते हैं, लार्ज अलग हुआ, स्मॉल अलग हुआ, लार्ज अलग हुआ, स्मॉल अलग हुआ। जो लार्ज यूनिट अलग होता है तो उसका एक्चुअली होता है मेजरमेंट 60S, और ये छोटा वाला होता है 40S। जब वो अलग हो जाते हैं, जब वो अलग हो जाते हैं, यहाँ वो कैलकुलेशन मत करना, वो 60 और 40 100 हुआ, वो कैलकुलेशन यहाँ नहीं चलता। रीज़न बताऊँगा मैं तुझे। और जब ये 70S अलग होता है तो इसका नाम क्या है? 50S, इसका नाम है 30S। समझा तुझे? मतलब ये यूनिट एक भी रह सकता है और ये अलग अलग भी रह सकता है। क्लियर हुआ ना इतना? पहले इतना लिख लो, बाद में समझा था ये ऐसा क्यों आया मेजरमेंट। तो
चलो हो गया लिखना। अब देखो ये क्या क्या चीज़ है जैसा ये, सुनो बेटा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये राइबोसोम, राइबोसोम में हमें मेजर करना पड़ता है, राइबोसोम में को हमें मेजर करना पड़ता है, गिनना पड़ता है। और इसको गिनने के लिए हमारे पास दो यूनिट हैं। एक राइबोसोम में हम क्या गिनते हैं, डेंसिटी, और दूसरा हम राइबोसोम में क्या गिनते हैं, साइज। अगर राइबोसोम में गिनना ही है तो क्या मेजर करेगा, तो उसकी डेंसिटी और साइज। और ये जो होता है बेटा डेंसिटी और साइज, डेंसिटी और साइज, इसको कॉमनली बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। तुझे पता है राइबोसोम को पीछे हम यस लगाते हैं, जैसे मैंने बोला 80 यस, क्या बोला 80 यस, 70 यस। यस है कौन, ये यस है कौन, स्वेडबर्ग यूनिट मतलब, और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब दो चीज़ें, एक कौन, दूसरा कौन। तो राइबोसोम में हम एक्चुअली क्या गिनते हैं, कॉमनली क्या बोलते हैं, इसी का सेकंड नाम क्या है, स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग उसका यूनिट है बेटा, राइबोसोम के साइज और डेंसिटी का यूनिट है। राइबोसोम के साइज और डेंसिटी का यूनिट कौन है, एस। समझ में आया, तो क्लियर हुआ एस कौन आया तो। और राइबोसोम में तुझे गिनना क्या है, ये लिख लो पहले। और इसको एक्चुअली बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट, एनसीईआरटी की लाइन है ये, इट इज द इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेजरमेंट डेंसिटी एंड साइज। ओके, हो गई बात है। हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये 80 ईयर्स क्यों बोलते हैं, इसको 70 ईयर्स क्यों बोलते हैं, वो पढ़ाऊँगा अभी। 80 क्यों आया, 70 क्यों आया, क्योंकि आपका लिखना। सुनो मेरी बात। अब बेटा ये एक सेल है जिसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। इसमें आर का मतलब राइबोसोम। तूने यहाँ से राइबोसोम बाहर निकाला, तूने राइबोसोम कहाँ से बाहर निकाला, यूकैरियोटिक से। फिर ये राइबोसोम जो तूने बाहर निकाला वो ऐसा है, लार्ज यूनिट स्मॉल यूनिट दोनों है। मैं कंबाइन की बात कर रहा हूँ, दोनों फिलहाल जुड़े हैं, वो सैंडविच की तरह दोनों जुड़े हैं बेटा, अलग अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। फिर तूने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, तूने टेस्ट ट्यूब लिया बेटा एक, हाँ टेस्ट ट्यूब के अंदर टेस्ट ट्यूब लिया तूने, और टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक मेजरमेंट लिखा हुआ है एस का, डेंसिटी का मेजरमेंट है। सर कौन सा डेंसिटी का मेजरमेंट है, सुन, यहाँ पर है उसका 100, यहाँ पे 80, यहाँ पे 60, यहाँ पे 40, ओके, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, जो भी है ये मेजरमेंट है, यस बोलते हैं उसको, डेंसिटी का यूनिट है ये आंकड़े। फिर तूने क्या किया, इस राइबोसोम को इसमें ऐड किया टेस्ट ट्यूब में, तो राइबोसोम यहाँ चला गया बेटा, इसके अंदर चला गया, राइबोसोम इसके अंदर चला गया। ये राइबोसोम फिलहाल कौन से फॉर्म में है, कंबाइन के फॉर्म में है। फिर तूने क्या किया, इसलिए मैंने लिख के दिया वहाँ पे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब होता है कि राइबोसोम जैसे इसमें ऐड किया तूने,
इस टेस्ट ट्यूब को बेटा घुमाना पड़ता है, इसको घुमाना पड़ता है। घुमाना मतलब ऐसे, मिक्सर जैसे घुमाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं? घुमाना पड़ता है। घुमाने के बाद एक चीज़ क्लियर हो जाती है, ये राइबोसोम जो है बेटा, जब वो घूमता है इसके अंदर ना, वो इस जगह घूमता है। सर कौन सी जगह? बेटा ये राइबोसोम दिख रहा है ना, वो इस जगह घूम रहा है। कौन से मेजरमेंट में घूम रहा है? वो 80 वाले जगह में घूम रहा है। इसलिए तूने क्या नाम लिखा है इस राइबोसोम का? 80S, क्योंकि इन सब के यूनिट क्या है? यस। यूनिट क्या है इनके? यस। समझ में आया तुझे? तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते वक्त राइबोसोम कंबाइंड फॉर्म में कहाँ से घूम रहा है? 80 वाले मेजरमेंट से घूम रहा है। तो क्या लिखेंगे इसका? तो 80S क्या है? इसकी साइज भी है और उसका डेंसिटी भी है। साइज भी है और डेंसिटी भी है। क्लियर हुआ 80S कैसे आया? समझ लो। अब दूसरी बात, तूने क्या किया, ये जो है इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। तूने इसके अलग अलग टुकड़े कर दिए। अब सेपरेट कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट कर दिया बेटा इसको, तो वापस एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में वापस मेजरमेंट लिया। सेम चीज़ 180 है, 60 है, 50 है, यहाँ आएगा 50, 40, 30, 20, 10 जो भी है 10 लिख लेना। जब तूने टुकड़े किए इसके और टुकड़ों को भेजा अंदर, टुकड़ों को, तो उससे क्या हुआ, जो इसका एक देख कंबाइनली तूने क्या बोला था इसको? 80S, लेकिन तूने भेजा कैसे? इसके टुकड़े भेजे, एक बड़ा टुकड़ा और एक छोटा टुकड़ा भेज दिया अलग अलग। जो बड़ा टुकड़ा है बेटा, इसका बड़ा टुकड़ा वो घूम रहा है बेटा इस जगह से। कहाँ से? 60 वाले एरिया से बड़ा टुकड़ा घूम रहा है। और छोटा टुकड़ा कहाँ से घूम रहा है? इसमें तूने क्या लिखा? टुकड़ों में क्या लिखा तूने? एक लार्ज यूनिट क्या लिखा? 60S, और स्मॉल यूनिट हो गया। समझ में आया? कंबाइन घुमाएगा तो कहाँ से घूमेगा? टुकड़ों के बाद कहाँ से घूमेगा? लार्ज 60 से, स्मॉल 40 से। क्लियर हुआ? घुमाना पड़ता है इसको। और तुझे पता है कोई भी टुकड़ा डेंसिटी के हिसाब से घूमता है। अब इसका कंबाइन में इसकी डेंसिटी ज़्यादा है ना, कंबाइन की डेंसिटी क्या है? तो ऑब्वियसली 80 से घूमेगा वो। जब दो टुकड़े किए तो बड़ा टुकड़े का थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा है तो 60 से घूमेगा, और इसकी डेंसिटी थोड़ी कम है तो 40 से घूमेगा। एक सिंपल सी बात है, तूने मिट्टी लिया, मिट्टी, उस मिट्टी में पत्थर भी है और पार्टिकल भी है छोटे छोटे। तूने मिट्टी को पानी में डाला और पानी को घुमाया। जो बड़े टुकड़े होंगे पत्थर, वो नीचे वाले बॉटम से घूमेंगे, और जो हल्के पार्टिकल होंगे वो कहाँ से घूमेंगे? बॉटम से घूमेंगे क्या वो उस पानी में? नहीं, वो कहाँ? थोड़ा ऊपर ऊपर से घूमेंगे। मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो कहाँ से घूमता है? ऊपर ऊपर से। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कहाँ से घूमता है? नीचे नीचे से। वो ऐसी बात तो है। इसलिए पता चला, मैंने इसको घुमाने के लिए हमने जैसे डेंसिटी क्यों बोला? डेंसिटी इसलिए बोला क्योंकि वो यूनिट है उसका, वो है 80S, मतलब उसकी डेंसिटी और उसकी साइज। सर साइज क्यों बोला? ऑब्वियसली देखना बेटा, लार्ज यूनिट मतलब मैंने क्या बोला? साइज। स्मॉल यूनिट मतलब क्या बोला मैंने? साइज। मतलब दो चीज़ें आ गई, डेंसिटी और साइज। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाया ये होता कैसे है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं ना, सर ये तो 80S है, फिर दो टुकड़े इसके 60 और 40 कैसे हो गए सर? ये तो 100 आ रहे हैं पूरा कैलकुलेशन में लाके। इसीलिए बोला मैंने, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका राइबोसोम खत्म हुआ बेटा। कौन खत्म हुआ? राइबोसोम। ये अब यहाँ पे एक काम करना, तू ये वाली लाइन जो है ये तुझे आ सकती है स्टेटमेंट में, यहाँ से यहाँ तक। ये वाली लाइन स्पेशली IMP है, ये लाइन IMP, क्योंकि यहाँ पे कॉमा आया है। ये कॉमा वाली चीज़ है, तो ये कॉमा वाली चीज़ मतलब ANR में आएगी वो। ठीक है, ओके।
इस तरह आपका राइबोसोम कंप्लीट हुआ। इसको लास्टली पढ़ते हैं आज। टॉपिक का नाम है 8.5.7। ये 8 पहले पुराने एनसीईआरटी का है मेरे ख्याल से, ये न्यू का ही है ना? हाँ नए में है ना? हाँ हाँ, इसमें कोई चैप्टर कैंसिल नहीं हुआ ना अभी तक। वो चैप्टर इसके बाद वाले कैंसर हुए, वो डाइजेशन वगैरह। हाँ, साइटोस्केलेटन के बारे में सुन बेटा। यहाँ से साइटोस्केलेटन के पहले एक चीज़ रहेगी राइबोसोम की। मैं कैसे पूरा वो खिचड़ी साथ में लाता हूँ पूरा लिख के, एक्स्ट्रा भी लाता हूँ, एनसीईआरटी भी लाता हूँ, सुनना मेरी बात। फिलहाल ये जो राइबोसोम है बेटा अलग अलग है, ये अलग अलग है, और ये सेल है, ये सेल है। और राइबोसोम मोस्टली अलग अलग रहते हैं, मतलब कॉमनली नॉर्मली अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब बारी आती है इस चीज़ की जिसका नाम है प्रोटीन सिंथेसिस, क्या मतलब एक स्टेप आती है जिसका नाम है ट्रांसलेशन। कौन सी स्टेप? तब ये राइबोसोम साथ में आ जाते हैं, तब ये राइबोसोम जुड़ जाते हैं। तो राइबोसोम कब जुड़ जाते हैं? जब कौन सी प्रक्रिया हो रही है सेल के अंदर? ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। और इनको जोड़ने के लिए केमिकल चाहिए, एलिमेंट जिसका नाम है मैग्नीशियम। याद रखिए इसे। दो भाइयों को जोड़ने के लिए कौन चाहिए? मैग्नीशियम चाहिए, लिख लो इसे। मैग्नीशियम चाहिए दोनों को जोड़ने के लिए, और ये दोनों साथ में तभी आएंगे जब होगा ट्रांसलेशन, वैसे नहीं आते वो। ओके बेटा? हाँ, इसे रहता ना, दो भाई है, एक रहता है नॉर्थ को, एक रहता है साउथ को। लेकिन जब दोनों भाई अलग अलग डायरेक्शन में रहते हैं, लेकिन वो साथ में कभी ना कभी तो आते होंगे जब त्योहार रहता होगा। दोनों अलग अलग रहते हैं नॉर्मली, लेकिन साथ में कब आते हैं? जब कोई घर में क्या रहेगा? त्योहार रहेगा, तब दोनों साथ में आते हैं, है ना? ऐसा ही दो भाई अलग अलग रहते हैं, साथ में कब आते हैं? जब ट्रांजिशन करना। ओके, नाउ साइटोस्केलेटन। इसमें इतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन जो आता है थोड़ा एक्स्ट्रा से आता है, वो बताऊंगा। लेकिन ये बेसिक है। इसके बाद में जो पढ़ाने वाला हो ना, सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, उसके लिए ये बेसिक है, हाँ याद रखना। तो साइटोस्केलेटन जो है बेटा, ये नेटवर्क होता है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का कंसिस्टिंग। अब ये क्या है? कि नेटवर्क है फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर का। इसका सिंपल मतलब होता है प्रोटीन के धागे। क्या मीनिंग है इसका? प्रोटीन के धागों का जाल। क्या मीनिंग है? प्रोटीन के धागों का जाल। नेटवर्क मतलब जाल, फिलामेंट का मतलब है धागा। व्हाट इज फिलामेंट? धागा। कैसे बना है? प्रोटीन से। प्रोटीन के धागों का जाल। समझ में आया? हाँ। इसमें एग्जाम्पल आते हैं 3। सर कौन कौन से 3 एग्जाम्पल आते हैं? पहला एग्जाम्पल कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा कौन है? माइक्रोफिलामेंट। तीसरा कौन है? इंटरमीडिएट फिलामेंट। टिक कर लो। 3 एग्जाम्पल है इसमें। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये तीनों आपके रहेंगे साइटोप्लाज्म में। तीनों आपके रहेंगे साइटोप्लाज्म में। तो इनको मैं बोलूँगा साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन है क्या? साइटोस्केलेटन तेरे अंदर का, तेरे सेल के अंदर का स्केलेटन है।
साइटोस्केलेटन तेरे सेल के अंदर का स्केलेटन है, तेरे सेल के अंदर का स्केलेटन है ये। साइटोस्केलेटन क्या है? तेरे सेल के अंदर का स्केलेटन है, और इसमें 3 प्रकार के धागे आते हैं, 1 2 3। पहला धागा माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा धागा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा धागा इंटरमीडिएट फिलामेंट। समझ में आया? हाँ। अब ये जो साइटोस्केलेटन है, ये धागे दिख रहे हैं सर सफेद कलर के, सफेद कलर के धागों में 3 धागे रहते हैं इससे। फिर इनका काम क्या है सर? बेटा इसका काम आ जाता है एग्जाम में, एग्जाम में इसका काम आईएमपी है। सुन, इनका काम क्या है बेटा? इनका काम होता है, इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट। टिक करते जाओ, क्या काम है इनका? मतलब वो सेल को आधार देता है। दूसरा है मोटिलिटी, मोटिलिटी को PYQ कर, मतलब सेल की मोमेंट्स। व्हाट इज मोटिलिटी? सेल की मोमेंट्स। ये मोटिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2023 में, 23 में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर। उसके बाद में सेल का आकार मेंटेन रखना, सेल का आकार मेंटेन रखना इसका मेन काम है। समझ में आया? रिपीट कर, कितने साइटोस्केलेटन है, क्या काम है इनका? मेंटेन, सॉरी मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरा, तीसरा, हाँ एग्जैक्टली। अब इसके बाद मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, मेरे ख्याल से इतना ही है ना एनसीईआरटी में। हाँ। अब सुन, पहले का नाम क्या था? माइक्रोट्यूब्यूल। फर्स्ट साइटोस्केलेटन कौन था बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल, ये फर्स्ट था माइक्रोट्यूब्यूल नाम का साइटोस्केलेटन। अब ये रहता कहाँ है? सुन, माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है बेटा? इससे 2 चीजें बनती हैं। तूने कभी इसका नाम सुना है क्या? स्पिंडल फाइबर। हाँ, क्या नाम सुना तूने? स्पिंडल फाइबर इज मेड बाय, याद रखना, स्पिंडल फाइबर इज मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल। ये पहली चीज हो गई इसकी। दूसरा, स्पिंडल फाइबर जहां आता है वहां पे और एक चीज आती है, इसको डायग्राम को देख के बता। जहां स्पिंडल फाइबर आता है वहां पे आता है सेंट्रियोल। कौन आता है? इसका मतलब बेटा कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, माइटोसिस मियोसिस के वक्त सेल के अंदर 2 चीजें रहती है, एक का नाम, दूसरे का नाम, और बोथ आर मेड बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये है एक्स्ट्रा, लेकिन ये आईएमपी है, बेसिक है, याद रख। अब माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो क्या है, कैसा है, उसके बारे में बात करेंगे बेटा। इसके मैं डायग्राम बना के देता हूँ। मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, सुनो मेरी बात। देख, माइक्रोट्यूब्यूल एक धागा होता है ऐसे, 1 2 3 4। इसमें ये जो व्हाइट कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। ये है कौन सा बेटा? ये बीटा अल्फा जो है ना, एक प्रोटीन का सर्कल है ये। इस प्रोटीन का नाम है ट्यूब्यूलिन। ट्यूब्यूलिन कौन है सर? बेटा ट्यूब्यूलिन एक प्रोटीन है। समझा तुझे? व्हाट इज ट्यूब्यूलिन? अल्फा ट्यूब्यूलिन, बीटा ट्यूब्यूलिन। इससे एक सर्कल बनता है ऐसे, मतलब इससे एक चेन बनती है। इस चेन का नाम है प्रोटोफिलामेंट। तो रिपीट कर, व्हाट इज प्रोटोफिलामेंट? इट इज द चेन ऑफ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। प्रोटोफिलामेंट पूरे चेन, इस चेन का नाम क्या है? और इस चेन में जो मोती है वो मोती कैसे बना है? समझा बेटा? और इस मोती के हार का नाम क्या है? समझा तुझे? मोती का नाम और हार का नाम समझा तुझे? हाँ सर, समझ में आया। प्रोटोफिलामेंट को मैं पीएफ लिखता हूँ। पीएफ का मतलब प्रोटोफिलामेंट, इतना लिख ले पहले। पीएफ का मतलब प्रोटोफिलामेंट।
ये लिखना हो गया था क्या तेरा? नहीं ना? याद है डायग्राम क्या बनाया था मैंने? याद है ना? इसको मैंने बोला बीटा अल्फा, बीटा अल्फा। बेटा ये कौन है, कौन सा प्रोटीन है? ये ट्यूबिलिन। और इस सिंगल चेन का नाम क्या है? प्रोटोफिलामेंट। पहले ऐसे क्वेश्चन एम्स में आते थे बेटा, जब एम्स अलग एग्जाम होती थी तब। अब ये है वन प्रोटोफिलामेंट। अब मुझे समझाना क्या वो जरा मैं बताऊंगा, सुन ले बेटा। मैं इसको पीले कलर से अरेंज करता हूँ। ये पीले कलर की लाइन मतलब कौन है? ऐसी तो 13 लाइंस अरेंज कर, 13 लाइंस अरेंज कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सर क्या ड्रॉ किया आपने? क्या ड्रॉ किया? देखो ऐसे नहीं समझेगा वो, ऐसे समझेगा। इसको ऊपर से देखो, ऊपर से, ऊपर से वो ऐसे अरेंज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझा अभी क्या हो रहा है? ये एक तो वो डायग्राम कॉम्प्लिकेट है। 13 पॉइंट ड्रॉ करो तो सर्कल में 13 पॉइंट ड्रॉ करो। तेरह ही ड्रॉ करना। बेटा सिंगल पॉइंट का नाम क्या है? प्रोटोफिलामेंट। वो लाइन थी ना ऐसी, इसको तो ऊपर से देख रहा है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए 13 प्रोटोफिलामेंट। बेटा इन 13 प्रोटोफिलामेंट का ग्रुप बनता है। 13 प्रोटोफिलामेंट का ग्रुप बनता है और इसी ग्रुप को बोलते हैं 1 माइक्रोट्यूब्यूल। तेरा पहला हेडलाइन क्या था? पहला हेडलाइन क्या था तेरा? माइक्रोट्यूब्यूल था ना? क्या था? तो माइक्रोट्यूब्यूल कैसे बनता है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। और ये जो सिंगल लाइन मैंने ड्रॉ किया था, ये सिंगल येलो कलर, ये सिंगल येलो कलर की लाइन ड्रॉ किया था मैंने, इसको बोला था मैंने 1 प्रोटोफिलामेंट। क्या बोला था मैंने? 1 प्रोटोफिलामेंट। और ये पता है ना कैसे बना था? इट इज़ मेड बाय 2 थिंग। क्या क्या बोला था मैंने? बीटा और अल्फा। कौन थे ये? ट्यूबिलिन। करता है क्या? हाँ। तो ये 1 प्रोटोफिलामेंट बनता है बेटा बीटा एंड अल्फा ट्यूबिलिन से। Is that clear? What is 1 microtubule? It is the combination of प्रोटोफिलामेंट। और ये प्रोटोफिलामेंट के झाग के देखे तो वो ऐसा दिखाई देगा। और ये कैसे बनता है सर? वो ऐसे बनता था बेटा। इसमें क्या बोला था मैंने? बीटा अल्फा, बीटा अल्फा, ये बोला था मैंने। समझ में आया? ओके चलो हो गया 1 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल का एग्जांपल क्या बोला मैंने? स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रियोल्स। ओके दूसरा लिखो माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल के बाद लिख माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट जो होता है सिंपल है। तूने मसल पढ़ी है? पढ़ी कि नहीं मसल? मसल में एक प्रोटीन था एक्टिन नाम का, यू नो एक्टिन मायोसिन। यस। तो ये जो माइक्रोफिलामेंट है, इट इज़ द चेन ऑफ
एक्टिन प्रोटीन। ये एक्टिन प्रोटीन की चेन रहती है। सर कैसे? समझाता बेटा। कुछ तो भी गड़बड़, ये डक्टिंग बंद करना पड़ेगा, लोड आ रहा है इसके ऊपर। लिखो, इट इज द चेन ऑफ एक्टिन प्रोटीन। लिखा क्या? इट इज द चेन ऑफ एक्टिन प्रोटीन। और लास्ट कौन सा है फिर? इंटरमीडिएट फिलामेंट है लास्ट। बेटा पहला कौन सा था? माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरा कौन सा था? माइक्रोफिलामेंट इज मेड बाय विच चेन? एक्टिन चेन। और तीसरा कौन है? इंटरमीडिएट। वो इतना काम का नहीं है, इंटरमीडिएट इतना काम का नहीं। मैंने दूसरा कौन सा बोला था? माइक्रोफिलामेंट। इसको बारे में क्या बोला था मैं? इट इज द चेन ऑफ क्या बोला था? एक्टिन प्रोटीन। वो ऐसी होती है बेटा, ये पीले कलर के एक्टिन है। कौन है पीले कलर में? एक्टिन। वो ऐसा होता है, ऐसे हेलिकल के फॉर्म में। हाँ, तो पीले कलर के कौन है सर? पीले कलर का सिंगल है ये एक्टिन, और उसकी ये चेन है। और उस पूरे चेन का नाम क्या है? ये सिंगल मोती का नाम क्या है? पूरे चेन का नाम क्या है? एग्जैक्टली। और ये तुझे मिलेंगी मसल में। कहाँ मिलेंगी? मसल में।